Hello class 11. Let's begin with today's thing, that is practice questions. Okay, till now we have discussed about vectors, cross product, dot products and total theory of vectors. So let's apply all them and do a few practice questions. Let's begin with question number 1, which says that can the flight of a bird an example of composition of vectors y. ठीक, ये बोलता है कि जब एक चिड़िया उड़ती है तो क्या वो एक वेक्टर कंपोजिशन बनाती है, क्या वो वेक्टर की तरह काम करती है प्रॉपर, या फिर ऐसे ही चल रही है, और अगर वेक्टर की तरह काम कर रही है तो किस तरीके से. ठीक, सो अगर मैं अब देखूं जब बर्ड फ्लाई करती है, ठीक, तो जब बर्ड फ्लाई करती है तो वो अपने पंख से पीछे की तरफ हवा लगाती है, देखिए पीछे की तरफ धक्का देती है. सो वो एक फोर्स ये लगा रही है, एक फोर्स ये लगा रही है. ठीक है, तो वी आर हैविंग टू फोर्सेस WO and here is also WO. So we are having two forces acting in this directions. ठीक, डन. तो यहाँ पर इस पॉइंट P पे बात करूंगा तो यहाँ पे एयर है. ठीक है, तो अगर तुम एयर पे फोर्स लगाओगे तो एयर तुम पे वापस रिटर्न फोर्स लगाएगी. ठीक, तो दिस इज रिएक्शन फोर्स. ठीक, तो ये आपका लगा AO इस साइड में और OB इस साइड, तो OA इधर और OB इधर. तो वी आर हैविंग टू फोर्सेस. ठीक है, तो इधर और इधर. ये मैंने कैसे बोल पाया? ये बोल पाया हूं मैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक, जो आपने एक्शन किया उसका इक्वल आपको क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा इन अपोजिट डायरेक्शन. तो एक्शन का रिएक्शन, WO इज एक्शन एंड OA इज रिएक्शन. These two forces WO and OA are having same magnitude but the direction is opposite. In the same way the thing goes same for these two forces WO and OB. These two also are same in magnitude and opposite in direction. So I can say that if at this particular point O we are having two forces OA and OB acting at some angle theta, then their resultant will be in this particular direction. So जो ये हमारी चिड़िया पीछे की तरफ दो फोर्स लगा रही है उसका रिएक्टेंट इसको पीछे से क्या कर रहा है? आगे की तरफ पुश कर रहा है. ठीक, तो इन पर्टिकुलर इन दो फोर्सेस की वजह से नहीं चल रही है, वो इन दो फोर्स के रिएक्शन के रिजल्टेंट की वजह से हवा के अंदर आगे बढ़ती है. ठीक, तो ये बहुत ही नॉलेज गेन करने वाली चीज है. ठीक, सेम चीज कहाँ होता है? पानी के अंदर होता है. ठीक, जब पानी के अंदर आप पीछे की तरफ बोट को रो करते हो तो आप आगे चलते हो, क्योंकि आपने एक्शन किस पे किया? पानी ने वापस आपके ऊपर किस में किया? अपोजिट साइड के अंदर रिएक्शन फोर्स, उस रिएक्शन फोर्स से आप आगे बढ़े. ये बेचारी चिड़िया भी यही कर रही है. चिड़िया दो फोर्स लगा रही है एयर पे, एयर उस पे लगा रहा है रिएक्टेंट फोर्स, या फिर मैं बोलूं ठीक है रिएक्शन फोर्स OA एंड OB. इन रिएक्शन फोर्सेस का एक क्या बन रहा है? रिजल्टेंट बन रहा है, इक्विवेलेंट बन रहा है. हमने यही तो पढ़ा है अभी तक. किसी भी एक पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस अगर लगे, ठीक, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? एक कंसीडर करते हैं. कैसे? पैरेललोग्राम लॉ से हमें आता है. अगर ये क्या है, इसको मैं यहां लेके आऊं, इसको मैं आगे लेके जाऊं तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? थीटा. सो √a² + b² + 2ab cos थीटा से हम लोग इसको क्या करते हैं? हमेशा सॉल्व करते हैं. तो सेम वे में इनका क्या लगेगा? एक रिएक्शन फोर्स लगेगा और ये आगे बढ़ेगी. ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन द सेम वे जब आप लोग आगे चलते हो, ठीक, जब आप लोग चलते हो पैदल, तो वो भी क्या है? एक प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ वेक्टर है. ये आप लोग खुद से एक बार इसके बारे में थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे. ठीक, चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज दैट डिटरमाइन दैट वेक्टर which when added to resultant of this and that give us a unit vector along this. ठीक, चलिए काम करते हैं. अब सबसे पहले तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो. रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, लेट इट बी C. C is equals to A plus B. So this is going to be equals to 5i cap. यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 j cap. यहाँ पे आ जाएगा आपका अगेन प्लस 4k cap. ठीक, तो दिस इज योर रिजल्टेंट. सी, ठीक, अब आपको क्या करना है? विच शुड बी एडेड टू दिस. क्या आपका क्या है रिजल्टेंट? इतना आए. ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस आए. सो C प्लस व्हाट? सम वेक्टर, लेट इट बी R, शुड बी इक्वल्स टू j cap. ठीक, शुड बी इक्वल्स टू j cap. सो लेट्स राइट इट 5i cap माइनस j cap प्लस 4k cap plus vector R is equals to j cap. So R vector that is equals to
5 को उधर लेकर जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 5i कैप माइनस प्लस जे कैप, यहाँ आ जाएगा आपका एक और प्लस जे कैप। ठीक, इधर से इसको भी इधर लेकर के आए तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस के 4k कैप, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, तो जब आप इस चीज़ को इसके अंदर ऐड कर देंगे, इनके रिजल्टेंट में ऐड कर देंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ यूनिट वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू विच विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। डन। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। It says that there are two displacement vectors, one of the magnitude this and another of magnitude this. How would the two vectors be added so that the magnitude of the resultant will be this, this and that? ठीक, so आपको बोल देते हैं magnitude of A is equals to 3, magnitude of B is equals to 4. So आपको क्या बोलना है, फर्स्ट केस के अंदर ये बोलता है that 7 मीटर कब ना होगा, ये कब होगा। ठीक, ये कौन सी कंडीशन में ट्रू होगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट का एक रेंज मालूम कर देते हैं, दैट वेक्टर A प्लस वेक्टर B शुड लाई बिटवीन दिस रेंज। ठीक, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके होगा, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जब इनके बीच एंगल कितना हो 0, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो 7। लेस देन कब होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक, तो यहाँ पे -1 का मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा, तो 1। ठीक, हमेशा ध्यान रखना कोई भी वेक्टर A प्लस B जो होते हैं इनकी रेंज होती है, ठीक, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B डायरेक्ट मैग्नीट्यूड्स के लिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस B। अब यहाँ मैंने इन पूरों को मैग्नीट्यूड या मॉड इसलिए लगाया ताकि आपका कोई माइनस में आंसर नहीं आए। ठीक है ना, यहाँ से आंसर माइनस में भी आ सकता है, हो सकता है B बड़ा हो, ठीक है, हो सकता है A छोटा हो। तो आपका हमेशा जो मैग्नीट्यूड का जो आंसर है इसका, ठीक है, वो इस तरीके से लाए करेगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड का जो आंसर है वो कुछ इस तरह से लाए करता है। तो ये कहाँ से कहाँ करेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो 4 माइनस 3, तो 1 से लगा करके इतने तक ये चीज़ लाए करेगी। तो मिनिमम इसकी वैल्यू हो सकती है 1 इसके मैग्नीट्यूड की, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और इसके मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है। ठीक, तो पहली बात देख लेते हैं 7। ओह कितना आसान है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक, हाउ मच वुड बी द वेक्टर एडेड, तो मैग्नीट्यूड इस तरह से होगा। तो अगर 0 होगा तो ऐसा हो जाएगा। सेकंड की बात कर लेते हैं, 1 मीटर। ओ तो थीटा का कितना हो, पाए या फिर 180 डिग्री, तो ये चीज़ सही हो जाएगी। अब आई मेन चीज़, थर्ड थिंग, कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B जो है वो कितना होना चाहिए, आपका 5 होना चाहिए। ऐसा कब होगा, लेट्स डू सम हार्ड वर्क। अभी हमें बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B शुड बी इक्वल्स टू 5 मीटर। इट मीन्स स्क्वायर कर दूं या फिर पहले चलो कर लेते हैं, अंडर रूट A स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड का B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इज इक्वल्स टू 5। इसको स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा बराबर हो जाएगा 25। डन। अब AB की वैल्यू डाल दो तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ये अपना कितना है 3 और ये कितना है आपका 4, तो 9 प्लस 16 प्लस 2AB cos थीटा इज इक्वल्स टू 25। अरे ये तो यहीं पे कट हो गए। सो हमें क्या पता चला, दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय A की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये तीनों तो 0 है नहीं, तो 100% कौन 0 है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। कॉस थीटा अगर 0 है इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग इस तरह थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। It says that on an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meters starting from a given turn. Specify the displacement of the motorist at the third, 6th and 8th turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. Okay, ये किस तरह से है कि ये बोलता है सीधा चलता है 500 मीटर, फिर इसके बाद यहाँ से अपने लेफ्ट के अंदर मुड़ जाता है, ठीक है, 60 डिग्री लेकर के, ठीक है, तो ये इस तरह से मुड़ जाता है। फिर अभी यहाँ से फिर से कितना 60 डिग्री लेकर के
फिर इस तरह से मुड़ जाता है, तो 60 डिग्री इस तरीके से मुड़ गया। अगेन यहाँ से क्या करता है 60 डिग्री लेकर के और फिर इस तरह से मुड़ जाता है, तो अगेन दिस इज 60 डिग्री, 500 500 500 हर बार चल रहा है। तो अगेन यहाँ से इस जगह से लेता है 60 डिग्री, तो ये कुछ इस तरह से मूव करता है, तो अगेन दिस इज 500 एंड दिस इज 60 डिग्री, फिर ये इस तरीके से वापस आ जाता है, दिस इज अगेन 60 डिग्री और ये अपनी जगह पे वापस आएगा। डन। सो इसका एक प्रॉपर डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो ये इस तरह का इसका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। इन दिस द मोटरसाइकिल इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर हेक्सागोनल शेप्ड पाथ। ठीक, अभी ये क्या बोला, थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ। तो थर्ड टर्न कब हुआ, यहां से शुरू हुआ, फर्स्ट टर्न, सेकंड एंड थर्ड टर्न, तो दिस इज योर थर्ड टर्न। फिर इसके बाद सिक्स्थ, थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ, तो दिस इज योर सिक्स्थ टर्न। फिर एट्थ, तो सिक्स के सेवेंथ, फिर यहाँ पे एट्थ, तो दिस इज योर एट्थ टर्न। ठीक, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट योर डी, ए एंड सी। डन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोजीशन थर्ड टर्न के लिए। तो थर्ड टर्न, इस केस में अगर डिस्टेंस की बात करूं तो दैट इज इक्वल्स टू योर टोटल पाथ कवर्ड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, एवरीवन इज 500, का आंसर आएगा 1500 मीटर, नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी फ्रॉम ए टू डी, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, बस एक सीधी लाइन, तो दैट इज इक्वल्स टू कितना, 1000 मीटर। अब ये कैसे हुआ, आपको आना चाहिए। अभी अगर ये हेक्सागन है तो यहां से अगर मैं इस तरह से लाइन बनाऊं, ठीक सिंपल सी तो आपको पता है अगर ये 500 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ये भी एंगल 60 है, ये चीज हमें पता है। तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 500 है तो ये भी 500 और ये भी 500 होता है। ठीक, तो ये चीज हमें आती है। तो 500 प्लस 500, तो आपको क्या आपका आंसर आएगा 1000 मीटर। अच्छा, अलोंग एडी। ठीक है, तो ए से डी की तरफ जाता हुआ, हमेशा याद रखिएगा डी ए लिखा तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, अपनी बात गलत पड़ जाएगी। हमारा ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो अलोंग ए डी। ठीक है, अलोंग ए डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इसके बाद क्या है, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या बोला, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो दैट इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 1500, इससे गया दैट इज इक्वल्स टू 2/3। डन। तो 2/3 इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है ये कि आप बात करो सिक्स्थ टर्न के लिए। ठीक, सिक्स्थ टर्न मतलब ए, तो ए के ऊपर जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो आपके पास क्या है, 6 के 6 हेक्सागोनल साइड्स कवर हो गई, तो 6 इंटू 500 दैट इज इक्वल टू 3000 मीटर्स। 3 किलोमीटर ये बंदा चल लिया। लेकिन जैसे ही पूछा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, अपन ने बोल दिया 0, ए से शुरू और ए पे ही खत्म। जो इसका इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0, खत्म सब कुछ। तो अब जैसे रेशियो पूछता है, रेशियो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 3000 कर लो, जो करना है कर लो, योर आंसर विल बी 0। ठीक है, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द 8th पॉइंट, दैट इज दिस, आई मीन 8th। तो दिस इज योर 8th टर्न। तो 8th टर्न में आप कहां से चल रहे हो, इस तरह से चल रहे हो। तो सिंपल सी चीज है कि डिस्टेंस जो होगा फॉर 8th टर्न दैट विल बी इक्वल्स टू 6 के बाद में यहाँ पे 6 आए, 7 और 8, तो 8 इंटू योर 500 दैट इज इक्वल्स टू 4000 मीटर्स। ठीक, किस तरह से किया, सिंपल सा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। तो ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। यहां पे एक नई चीज आपको सीखने को मिलने वाली है। तो अगर मैं इसको वेक्टर मानूं ए बी, इफ दिस इज वेक्टर ए बी, ठीक है, और इसको मैं वेक्टर मानूं बी सी, दिस इज वेक्टर बी सी, दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी, तो ए सी वेक्टर इज गोइंग टू बी द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, सो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट magnitude of AB plus magnitude of BC
प्लस 2AB फिर BC cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। ठीक, अगर मैं एंगल की अगर आपसे बात करता हूं तो वो कितनी आएगी, लेट्स चेक दैट थिंग। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, अगर ये इस तरीके से पड़ा है, ठीक, मेरे को इसके जो एंगल चाहिए तो मैं इसको कैसे जाके रखूंगा, कहीं यहाँ पर ले जा करके इसको रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ से ला करके मैं यहाँ पर पे रखूंगा, तो एंगल बिटवीन दीज टू इज 60 डिग्री। ठीक, और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो ये इसको मैं एक्सटेंड कर दिया अगर मैंने, तो ये एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री। ठीक, सिंपल सा है, द एंगल बिटवीन BC and AB is 60 degree, so I can write that under root AB का स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर अगेन प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500 मतलब 500 का स्क्वायर अगेन इंटू cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 1/2, 2 से गया 2, तो योर आंसर विल बी अंडर रूट 3 इंटू 500। अभी जो बच्चे होशियार हैं, ठीक है, जिनको मेरी बातें याद रहती है, वो तो डायरेक्टली बोल सकते थे सर 500√3 आंसर आने वाला है आपका, क्योंकि दो ऐसे अपने पास में क्या है, वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और जो दोनों है वो 60 डिग्री के ऊपर लगे हुए हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है स्पेशल केसेस के अंदर, जब ऐसा कोई केस होता है उस केस के अंदर जो आपका मैग्नीट्यूड आता है वो आता है √3 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, तो आपको पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। नाउ अभी अपने को क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिंपल सा 500√3 डिवाइडेड बाय 4000। ठीक, तो ये गया और ये गया, ये कितनी बार गया, 8 टाइम्स, तो ये आएगा √3 डिवाइडेड बाय 8। डन। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एंगल की, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा की जगह मैं लिखूं बीटा लिख देते हैं इस केस में, तो tan बीटा, वेयर बीटा इज द एंगल ऑफ दिस रिजल्टेंट AC फ्रॉम दिस लाइन AB। ठीक, तो वो क्या होगा आपके पास में, सिंपल सा 500 इंटू sin 60 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 500 cos 60 दैट इज इक्वल्स टू 500 से 500 को कट कर दें, आपके पास बचेगा sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 डिग्री। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2। सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू √3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। डन। सो √2 गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। डन। सो यहाँ पे आंसर आएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3। ठीक, तो ऐसा कहाँ पर आता है, ऐसा हमारे पास आता है जब एंगल हो 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे अपने को लिख सकते हैं दैट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो दिस बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़े, आप ये भी कर सकते थे और अगेन अपनी शॉर्ट ट्रिक पे भी जा सकते थे, जो क्या बोलता है कि जो थीटा होता है दैट इज हाफ ऑफ जो ये बीटा होता है, सॉरी मैंने थीटा लिख दिया, इट इज बीटा एक्चुअली। सो जो बीटा होता है दैट इज हाफ ऑफ थीटा, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी उस चीज को यूज कर सकते थे, बाकी कन्वेंशनल मेथड तो अपने पास में है ही। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट एस्टेब्लिश अ फॉलोइंग रिलेशन इनइक्वलिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। फर्स्ट इसने दे रखा है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये वेक्टर्स हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक्स के अंदर कई बार बोल्ड में अगर लिख देते हैं तो उसको वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। इन द सेम केस सेकंड में बोलता है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, इस पूरे का मॉड। ठीक, चलिए सो थर्ड और फोर्थ भी हम पढ़ते हैं। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन। तो हम लोग पहले कुछ अलग यूज करते हैं, अर्थमेटिक मेथड यूज करते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिक मेथड 2। ओके, अगर मैं आपसे बात करता हूं जस्ट डू a प्लस बी, ठीक है, एंड देन फाइंड आउट इट्स रिजल्टेंट।
आपको दिमाग में सीधा आएगा सर अब कुछ मत करो, एक अंडर रूट लगा दो सीधा सीधा सा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कर दो, प्लस 2ab cos थीटा लिख दो। ठीक है भैया, ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, अभी आपको हमेशा पता होना चाहिए कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है, ये हमेशा क्या होती है 1 के बराबर या छोटी होती है और -1 के बराबर या उससे बड़ी होती है। ठीक, हमेशा कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाया करती है। ठीक है, -2 नहीं हो सकती और +2 भी नहीं हो सकती। ये अथर्व सत्य है कि थीटा की जो वैल्यू है कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर के +1 तक होती है और कुछ भी इसकी वैल्यू हो नहीं सकती। ठीक, तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू कब हो सकती है? जब कुछ मैक्सिमम चीज प्लस हो जाए, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 1। ठीक है, ये मैक्सिमम की कंडीशन है। तो a प्लस बी मैक्स ये कब होगा? जब हो जाए इसकी वैल्यू 1, जो कब होती है थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे। जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब आपके दोनों वेक्टर इस तरीके से लगे हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो आपको टोटल लेंथ हमेशा मिल जाएगी a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है वेक्टर a प्लस वेक्टर b की? ये तब आती है जब हमारे पास हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब कॉस थीटा कितना हो जाए 1 के बराबर हो जाए। ये कब होता है? जब थीटा हो जाए 0 के बराबर। ठीक, सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो सही बात है। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो सकती है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनिमम वैल्यू। ठीक, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए कि इसके अंदर से मैक्सिमम चीज को माइनस कर दो। ठीक, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? थीटा के भी मैंने बताया था कितनी कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो सकती है। तो मैं लिख देता हूं a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जब cos थीटा कितना हो जाए -1, तो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इस तरह से जब चीज अपने को मिल जाए तब आपकी मिनिमम वैल्यू यहां पर पे आएगी। सो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। इस तरह से चीज आपके पास में आ जाएगी। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस a प्लस बी एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सेम। सो जो आपका a प्लस बी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज गोइंग टू लाई समवेयर इन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक, अब फॉर बीइंग सेफर साइड हम लोग इसका भी क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। उधर तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐड ही हो रहा है, इधर लेने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हो सकता है b का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए, हो सकता है b की वैल्यू 7 हो और a की वैल्यू 5 हो, तो आपका माइनस में आंसर आ जाएगा, वो सही नहीं होगा। तो हमने इसका पूरा का मॉड ले लिया तो हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव में ही आए, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव में ही आना चाहिए ना, तो इसीलिए हमने इस तरीके से इसको कंसिडर किया है। मेरी फर्स्ट इक्वेशन इसी तरह से सही हो गई। अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन सही हो गया। ठीक, और दिस इज लेस देन, ये वाला जो होगा वो कभी भी हो सकता है थीटा की किसी भी वैल्यू पे, लेकिन इक्वल्स टू कब होगा, जब दोनों कैसे हो, पैरेलल वेक्टर्स हो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स हो, थीटा 0 हो। जो नेक्स्ट वाला है वो यहां पे सच हो गया। ठीक, कि इससे हमेशा क्या होगा, ये चीज बड़ी होगी और बराबर कब होगी, जब एंगल कितना होगा, थीटा शुड बी इक्वल्स टू पाई, मतलब एंटी पैरेलल चीजें बने। याद है, ऐसा और ऐसा मैंने इसको रख के यहाँ पे रखा था, फिर आपको बताया था दिस मच इज द ओनली लेंथ व्हिच इज रिमेन्ड विद अस। ठीक, तो उसी तरह से तो एंगल कितना हो, पाई हो या फिर 180 हो, जो भी आपको समझ में आता है। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड थिंग हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, और यहाँ पे स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है दैट कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लगा करके +1 तक ही वैलिड होती है, उसके अलावा कोई इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक, चलिए अब एक बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मेथड की। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिक में ड्रॉ करूं तो लेट दिस बी योर वेक्टर a एंड लेट दिस बी वेक्टर b। ठीक, ये दो आपके वेक्टर है। अब मेरे को इसका क्या बनाना है, रिजल्टेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा
और उसकी डायगोनल मेरा क्या बोलेगी कि दिस इज वेक्टर ए प्लस बी, और जो लेंथ है OS इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, ठीक है, ऑफ दिस ए प्लस बी, वेयर एज OP इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, मैं लिख देता हूं, OS इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी, whereas OP is going to represent magnitude of A. The same way OQ is going to represent magnitude of B. I don't think इसके अंदर आपको कोई भी तरह की इशू आएगी, ठीक। सो अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूं OSQ, इन ट्राइंगल OSQ, ठीक है, सिंपल सा एक ट्राइंगल है, तो एक चीज मेरे को आती है कि सम ऑफ एनी टू लाइन, ठीक है, एनी टू एजेस ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, दैट OS विल ऑलवेज बी लेस देन द अदर टू साइड्स, दैट इज OP एंड OQ, ठीक है। इन दोनों साइड्स के सम के हमेशा क्या होगी, छोटी होगी तीसरी साइड, ये अपने को पता है, ट्राइंगल के अंदर हम इतना पढ़ के आए क्लास 10th के अंदर, ठीक। और OS जो है वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, QS जो है वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A को, दैट इज इक्वल्स टू QS। ये भी मैं आपको लिख देता हूं ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, तो ये सी बात बिल्कुल सही है। सो यहां पे लिख देते हैं OS, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन OP का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक। तो ये चीज मेरी बिल्कुल सही हो गई। अभी वो इस इक्वल्स टू की बात करना चाहेगा, तो आप बोलोगे सर इक्वल्स टू आप तब लगा दो जब ये ट्राइंगल ही नहीं हो, मतलब अगर ये एक दूसरे के आगे लगे हुए हो, थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो, इस केस में A प्लस बी जो आएगा ना, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये चीज हमें आपने सिखा रखी है, ठीक। तो उस केस में इज इक्वल्स टू लग जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा इज इक्वल्स टू तब लगता है व्हेन दिस इज नॉट फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, ये दोनों कैसे हो, 0 के ऊपर लगे हुए हो, कोप्लेनर हो, ठीक, कोलीनियर हो, सॉरी कोलीनियर हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है थर्ड और फोर्थ। अच्छा, सेकंड भी एक बार बात कर लेते हैं वापस ज्योमेट्रिक के लिए। अगर मैं बोलूं A प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन A माइनस बी, ठीक। अब वापस से आप इसी ट्राइंगल को कंसिडर कर लो, ठीक है, वापस से आप इसी ट्राइंगल को कंसिडर कर लो। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, दैट B विल ऑलवेज बी लेस देन A। अभी ये जो इसका मैग्नीट्यूड है विल ऑलवेज बी लेस देन दिस प्लस दिस, ठीक। तो लिख दो A प्लस बी प्लस A, ठीक। यही तो है कि ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये वाला जो मेरा साइड है, ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन द सम ऑफ दीज टू साइड्स। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं। सो जस्ट पुट इट। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको उठाकर यहां लेके आ रहा हूं, तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, B माइनस A का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी, ठीक। तो ये इस तरह से आपका बन गया। अब A प्लस बी लिखो या B प्लस A लिखो, फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्या लगा रखे हैं, मॉड लगा रखे हैं मेजरली, ठीक है। तो B प्लस A लिखो चाहे A प्लस B लिखो, बात बिल्कुल गलत नहीं है। उसके लिए मैं ऐसा भी लिख सकता था, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A इज मैग्नीट्यूड B प्लस C, ठीक। तो इसको मैं इधर लेकर आता तो मेरी बात वही सेम हो जाती। अल्टीमेटली आपको ये यूज करना है ट्राइंगल के 3 साइड्स, ठीक। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एंड फोर्थ। तो इस केस में पहले हम लोग थर्ड एंड फोर्थ के लिए ज्योमेट्रिक मेथड ही समझ लेते हैं। अब ये बोल रहा है A माइनस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू A प्लस बी। A माइनस बी मतलब ये वाला साइड हो गया आपका, ठीक। वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज ऑलवेज लेस देन दिस प्लस दिस, ठीक। सो ये किस तरीके से होगा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले आप लोग देख लें अगेन ये अगर A है तो ये भी आपका A है, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इन ट्राइंगल OTR, इन ट्राइंगल OTR अगेन आप देखेंगे दिस साइड प्लस दिस साइड इज ऑलवेज लेस देन दिस साइड, ठीक। सो इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट साइड। तो B का मैग्नीट्यूड प्लस A का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जो है वो माइनस काउंट नहीं होगा, क्योंकि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, लेंथ्स आर व्हाट, लेंथ्स आर मैग्नीट्यूड, एरो इज डायरेक्शन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ।
तो दिस प्लस दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, a माइनस बी। होपफुली ये आपको a माइनस बी कैसे है ये पता होगा, सिंपल सा फंडा है। इफ दिस इज a एंड दिस इज b, तो उल्टा कर दो तो ये माइनस बी बन जाएगा। इनका रिजल्टेंट a का और माइनस बी का रिजल्टेंट क्या आएगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, उसकी डायगोनल को फॉर्म करो। ठीक, तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। नाउ ये बात मेरी बिल्कुल सही यहाँ पे होती हुई दिख रही है, दैट दिस थिंग इज ऑलवेज लेस देन। ठीक, अभी यहाँ बात हुई इक्वल्स टू की। ठीक, यहाँ पे बात हुई इक्वल्स टू की, दिस इज इक्वल टू इट व्हेन द एंगल इज, थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस लिखो या फिर पाई लिख दो। ठीक, जब ये क्या हो जाए, पाई हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर में आ जाए। ठीक है, जब थीटा क्या हो जाए आपका, पाई हो जाएगा, तब उस केस में चीज ऐसी हो जाएगी। अभी कैसे वो देखें, ये होगा a माइनस बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा अभी मैक्सिमम बना रहे हैं हम लोग तो। ठीक है, नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम वी आर कंसर्न अबाउट मैक्सिमम थिंग, कितना हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो उस केस के लिए हमें इसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा मतलब माइनस को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। ठीक, तो इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए कॉस थीटा की अपने को क्या लेनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी नेगेटिव में। तो इफ वी आर गोइंग टू पुट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो वी आर गोइंग टू गेट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस तरह से आ जाएगा। फिर ये क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, अंडर रूट हटा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक, तो इफ द थीटा इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है, इफ द थीटा इज इक्वल्स टू पाई, तभी आपकी ये चीज क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, अदरवाइज आपकी चीज सही नहीं रहेगी। ठीक, इसको क्या होना पड़ेगा, इतना होना पड़ेगा, तब आपकी चीजें यहाँ पे बिल्कुल काम करेगी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। देखें यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी मस्ट बी ग्रेटर देन और दिस देन a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड का होल का मॉड। ठीक, अब ये मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहा है। देखिए अभी किसकी बात कर रहा है, मिनिमम वैल्यूज की। सो अगेन इसके अंदर चेक करो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी। अगेन आप इस ट्रायंगल को ले सकते हो। ठीक, अगेन आप इस ट्रायंगल को ले सकते हो, इसमें आप बोल दो कि OR प्लस योर दिस थिंग OT will always be greater than the third one, this TR। ठीक, TR की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो A, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A इज ऑलवेज ग्रेटर देन। OT की वैल्यू कितनी है, दिस OT ये है -b, मतलब B का मैग्नीट्यूड। आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ ओनली, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट दिस साइन फॉर दिस टाइम। ठीक, सो प्लस OR। नाउ व्हाट इज OR? OR इज मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी। ठीक है, टेक दिस ओवर हियर, तो यू आर गोइंग टू गेट O your this A minus B is always greater than A minus B। Now take a mod of it। ठीक, इसका मॉड ले लो आप, तो आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा, लोचा नहीं होगा। ठीक, तो ये इस तरीके से आपकी चीज को आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो गया ग्रेटर होगी, इनइक्वलिटी बनी। अब इक्वल्स टू कब होगा, अब इक्वल्स टू कब होगा, जैसे हमने पिछले में बात किया कि आप थीटा कैसा कर दो, पाई कर दो, मतलब अपोजिट एंगल्स कर दो, बिल्कुल ऐसा कर दो, लाइक ऐसे और ऐसे, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब आप थीटा को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। थीटा इज इक्वल 0 का मतलब क्या है कि जो माइनस वाला है ये इस तरीके से आ जाए, ऐसा माइनस भी कैसा आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो मैं इसको एनालिटिकल मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सो इफ A माइनस बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा।
अभी आपका कंसर्न क्या है कि आप मैक्सिमम चीज को सब्ट्रैक्ट कराओ, ठीक है, अब आपको एड ऑन नहीं करवाना है, आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, आपको सब्ट्रैक्ट कराना है, तो इसकी ऐसी वैल्यू रखोगे कि ये चीज क्या बन जाए, सबसे बड़ी बन जाए। उसको रखने के लिए क्या होगा, कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1, ताकि मैक्सिमम चीज माइनस हो जाए, ठीक है, यही तो आपकी इच्छा है। ठीक, तो इस चीज के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपका मॉड a माइनस मॉड b। तो व्हेन थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है, व्हेन थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री you are going to get your minimum condition, and when theta is equals to pi you are going to get your maximum condition। ठीक, तो एक बार मैं आपको इसको सम अप कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए चीज बहुत आसान हो जाए। जब आप a को b में ऐड कर रहे हो उस केस में मैक्सिमम जाने के लिए फॉर मैक्स थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक, मिनिमम में जाने के लिए a प्लस बी के केस में थीटा शुड बी इक्वल्स टू पाई, ठीक, वेयर एज मिनिमम मैक्सिमम जाने के लिए, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू और लेस देन, मतलब ये मैक्सिमम कंडीशन है a माइनस बी की, तो यहाँ पे योर थीटा शुड बी इक्वल्स टू पाई, और मिनिमम कंडीशन के लिए योर थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये जो इक्वल्स टू के साइन है वो कब आएंगे, जब इस केस में 0 हो, इस केस में पाई हो, इस केस में पाई हो, और इस केस में 0 हो, जैसा अभी हमने पैरेललोग्राम मेथड से देखा, और इस चीज से भी हम इस चीज को इजीली समझ सकते हैं। ठीक, चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। It says that the greatest and the least resultant of two forces acting at a point are 29 Newton and 5 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of the two new forces acting at right angle to each other and obtain the direction also. Okay, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोल रहा है that greatest and the least resultant, मतलब मैं मान लेता हूँ दो forces है A and B, so A एंड B का रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम कब आता है, ठीक है, ये मैक्सिमम जब आता है जब मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B होता है, दैट इज एंगल होता है इनके बीच में 0 डिग्री। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B इज इक्वल्स टू 29। ठीक, अच्छा, अगला जो है बोल रहा है मिनिमम या लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है, जब एंगल होता है 180 डिग्री, मतलब माइनस, तो A माइनस बी बराबर है आपका कितना, 5 न्यूटन। ठीक, सो अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है सिंपल सा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा A इज इक्वल्स टू 17 न्यूटन एंड B इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन। ठीक है, सिंपल सा इनको ऐड कर दो दोनों साइड में, तो ये इससे कट जाएगा, तो 2A इज इक्वल्स टू 34 आएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो A मिल गया आपको, B मिल गया। नाउ अब इसने क्या बोला कि इन जो नए फोर्सेस बनाओ, जो क्या है A डैश और B डैश। A डैश B डैश का मैग्नीट्यूड किस तरीके से है, पुराना वाला +3, मतलब A डैश कितना हो जाएगा 17 + 3। ठीक, 17 + 3 मतलब 20 न्यूटन, और B डैश कितना हो जाएगा 12 + 3 दैट इज इक्वल्स टू योर 15 न्यूटन। ठीक, इस तरह से आपको क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। अब इसका रिजल्टेंट निकलना है, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना, इसको ऐसे करके यहाँ पर ये डायगोनल का आप लोग क्या निकाल सकते हो, रिजल्टेंट निकाल सकते हो। रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिजल्टेंट का, तो दैट इज इक्वल्स टू √15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 × 15 × 20 इंटू cos 90 डिग्री। अब जैसे ही cos 90 डिग्री दिखा तो ये टर्म तो 0 हो गई, दैट इज इक्वल्स टू √ ठीक है 225 प्लस वॉट 400, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, √ ऐड कर दो इसको तो आएगा 625 दैट इज इक्वल्स टू 25 न्यूटन। ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 25 न्यूटन। ठीक, नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन अगर आपको निकालना है, ठीक, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं tan थीटा। अभी क्योंकि मुझे पता है 90 डिग्री के ऊपर है, तो सीधा मैं लिखूंगा B/A, तो दैट इज इक्वल्स टू 15/20 दैट इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक, ये मैं बाकी अगर आपको नॉर्मल अगर फॉर्मूला लगाना है वो भी आप लगा सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू
बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन जब इस तरह 90 डिग्री में होता है ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो y एक्सिस वाला डिवाइडेड बाय x एक्सिस वाला, यू आर गोइंग टू गेट दिस अल्फा। ठीक, तो ये अल्फा आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ठीक, तो यहां पे आपको इस तरह से आंसर फटाफट मिल जाएगा। चलिए, तो अब ये जो एंगल है दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 37 डिग्री। ठीक, ये है 37 डिग्री के बराबर। अब ये मैंने कैसे निकाला, मैं आपको छोटी ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रायंगल बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको काम आएगा। दैट इज लाइक दिस। ठीक, अगर ये आपका 4 है, ये 3 है, और अगर ये आपका कितना है 5, तो उस केस में ये एंगल बनता है 37 डिग्री और ये एंगल बनता है 53 डिग्री। ठीक है, हमेशा याद रख लो, इस ट्रायंगल को याद रख लो। 5 और 3 के बीच में कौन सा बनेगा 53, और 5 और 4 के बीच में बनेगा 37। ठीक, इसको ये याद रखना। इस तरह से आप यहाँ से tan 53 निकाल सकते हो। tan 53 क्या होगा, इसका अपोजिट डिवाइडेड बाय इट्स एडजेसेंट। tan 37 डिग्री निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू इसका अपोजिट डिवाइडेड बाय इसका एडजेसेंट। ठीक, तो इस तरह से आप tan sin सभी इन दो एंगल्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार यूज आती है जनरली हमारे कैलकुलेशंस के अंदर, आपको फ्रीक्वेंटली इस चीज़ की यूज आएगी। ठीक, चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। It says that a motorboat is racing towards north at this much speed and the water current that in that region is this much in the direction of 60 degree east to the south। ठीक है, साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। Find the resultant velocity of the boat। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या बना देते हैं, एक प्लेन बनाते हैं। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका नो डाउट साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट। ठीक, तो यहां पर तो क्या हो गई है, डायरेक्शन ऑफ द मोटर बोट की वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू वी बी, दैट इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर km/h। ठीक, अभी जो अगली है वो कुछ इस तरीके से होगी, 60 डिग्री फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, तो दिस विल बी योर 10 किलोमीटर पर आवर, और ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक, नाउ अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको इन दोनों का एक पैरेललोग्राम बनाकर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आपका आने वाला है, एंड एंगल जब निकालना होगा वी आर गोइंग टू फाइंड दिस बीटा। ठीक, कोई इसमें इशू नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इतना हम लोग कर चुके, इसके बाद में हमें क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज नेट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस 2 velocity of water into velocity of boat into cos theta, where theta is the angle between the two velocities। तो यहाँ तक 60, तो बचा हुआ 30 और 90, तो ये पूरा एंगल कितना आ गया, 90 प्लस 30 120। तो 120 आपका यहाँ से आंसर आ गया, तो 120 डिग्री। तो मैं इसको थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 120 डिग्री। तो लेट्स राइट इट, अंडर रूट वाटर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 620, सॉरी वाटर का स्क्वायर कितना हो गया, ये 10 का स्क्वायर तो 100 प्लस बोट का स्क्वायर तो मतलब 25 का स्क्वायर तो 625 प्लस यहाँ आ गया 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120 मतलब -1/2। ठीक, तो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100 प्लस 625 माइनस कितना हो गया यहाँ पर आपका 250। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 375। अंडर रूट 375 इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका आंसर ऑलमोस्ट 21.7 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ऐसा कुछ आपका आंसर आने वाला है इस चीज के लिए। ठीक, सो जब हम यहाँ तक पहुंच गए तब हमें टेंशन हुई कि अब tan थीटा कैसे निकालें, मतलब tan अल्फा कैसे निकालें, tan बीटा कैसे निकालते। अब हम आएगा tan बीटा इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि मैं इस वाला ये वाला एंगल निकाल रहा हूं, मैंने हमेशा आपको ये वाला निकालना सिखाया, बट मैं भी ये निकाल रहा हूं तो मैं ये वाली क्वांटिटीज पहले यूज करूंगा, दैट इज tan sin 120 डिवाइडेड बाय 15 नहीं कितना है यहाँ पे 25 प्लस tan cos 120। ठीक, तो दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 25 प्लस
प्लस की जगह आएगा भी माइनस, क्योंकि इधर हाफ आने वाला है, -5 दैट इज इक्वल्स टू 10 साइन 25 मतलब √3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके इसके आ जाएगा डायरेक्ट 25 माइनस कितना है यहाँ पर 5 दैट इज इक्वल्स टू 5√3 डिवाइडेड बाय 20, so that will be equals to √3/4। ठीक, तो इस तरह से आपका कुछ आंसर आएगा। ठीक, √3/4, तो इससे कुछ आपका बीटा आ जाएगा, दैट tan बीटा इज इक्वल्स टू √3/4, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3/4। डन। So that's all for today. Let's meet in next lecture. Thank you.